A very good morning to all of you. From today I have decided to give video lectures to the class 9 student also. So initially we completed the topics like cell theory, different component of cell, and now finally we were studying organelles. We have completed endoplasmic reticulum, Golgi and lysosomes. The video for the previous topics will be provided shortly, but now let us move on to the next organelles. तो सबसे पहले हम ऑर्गेनेलीज पढ़ रहे थे. तो ऑर्गेनेलीज का मतलब क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स है और सेल में कोई फिक्स फंक्शन करेंगे. जैसे हमने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, साथ साथ में हार्मोन का सिंथेसिस करना और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करना. ऐसे ही हमने गोल्गी के पढ़े थे, लाइसोसोम्स का फंक्शन पढ़ा था कि वो क्लीनिंग में हेल्प करता है, आपका हाउसकीपिंग है, डाइजेशन में हेल्प करता है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट टू ऑर्गेनेलीज एंड माइंड दिस दीज ऑर्गेनेलीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे हैव सम यूनिक फीचर. इन दो ऑर्गेनेलीज में कुछ खास बात भी है. तो सबसे पहले ऑर्गेनेली पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. तो हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को A common name of mitochondria is also powerhouse of cell. माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है. अगर हमें सेल में कभी भी एनर्जी चाहिए तो वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है. इसका क्या मतलब है हम इसमें आएंगे. पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. जैसे कि आप देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है वो 5 चीजों से मिलकर बना होता है. सबसे पहला है आउटर मेम्ब्रेन. अगर आप देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है. एक मेम्ब्रेन ये है और दूसरी मेम्ब्रेन ये है. तो वी से दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. इसके बाद सबसे पहला इसका पार्ट क्या है? आउटर मेम्ब्रेन. फिर इसके अंदर क्या आता है? इनर मेम्ब्रेन. इस इनर मेम्ब्रेन में आपको कुछ फोल्डिंग्स दिखेंगी जिसको क्रिस्टी कहते हैं. उसमें आपको F0 F1 कॉम्प्लेक्स दिखेगा. ये अभी सब चीज एक्सप्लेन होगी और जो फाइनल होगा इसके अंदर दैट इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स. अगर आप ये बाहर वाली लेयर देखते हैं, ये लेयर स्मूथ है, कॉन्टिन्यूअस है, बिल्कुल यूनिफॉर्म तरीके से फैली हुई है. तो माइटोकॉन्ड्रिया की ये लेयर कहलाती है आउटर मेम्ब्रेन. तो आउटर मेम्ब्रेन कैसी होती है? स्मूथ होती है. इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको ये अंदर की मेम्ब्रेन दिखेगी. तो दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज इनर मेम्ब्रेन. अब आपको इस इनर मेम्ब्रेन में कुछ फोल्डिंग्स दिख रही है. ऐसा लग रहा है कि इनर मेम्ब्रेन फोल्ड है और बहुत सारे कंपार्टमेंट बना रही हैं. तो यही जो फोल्डिंग्स हैं ये फोल्डिंग कहलाती हैं क्रिस्टी. जो इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग है दीज आर कॉल्ड एज क्रिस्टी. इस क्रिस्टी के ऊपर एक बैडमिंटन के रैकेट जैसा स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसा. इसको कहा जाता है F0 F1 कॉम्प्लेक्स. इसमें से ये वाला पोर्शन कहलाता है F0 और ये कहलाता है F1 कॉम्प्लेक्स. इसका जो काम है, ये कॉम्प्लेक्स अपने आप में एक एंजाइम की तरह बिहेव करता है जिसका नाम है ATP सिंथेटेज. एंजाइम ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे बायोकेमिकल्स हैं या सिंपल ऐसे केमिकल हैं जो हमारे सेल में पाए जाते हैं और किसी भी रिएक्शन को बहुत फास्ट करने में हेल्प करते हैं. मतलब अगर कोई रिएक्शन हो रही है, आपने 2 चीजें मिलाई और उनसे कोई तीसरी चीज मिली, तो उस थर्ड प्रोडक्ट को बनाने का जो रेट होगा वो एंजाइम बहुत ज्यादा फास्ट कर देता है. तो जैसे कि इसका नाम है ATP सिंथेटेज. तो ये वो एंजाइम है जो किसको बनाने में हेल्प करेगा? ATP को बनाने में हेल्प करेगा. ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. इसके स्ट्रक्चर पे जाने की जरूरत नहीं है, बट हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं. वो पावर हाउस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें ATP बनती है.
अब एटीपी को ऐसे समझो, एटीपी कहलाती है सेल की एनर्जी करेंसी। अगर आपको दुकान में जाके कुछ सामान खरीदना हो तो आप उसको इंडियन करेंसी जो कि रुपीस है वो देंगे। ऐसे ही हमारी बॉडी में जहां कहीं भी एनर्जी स्टोर होगी तो वो एनर्जी हमेशा किस फॉर्म में स्टोर होगी, इस केमिकल के फॉर्म में स्टोर होती है। जब भी जरूरत होगी इस केमिकल को यूज किया जाएगा और इसको तोड़ के एनर्जी ऑब्टेन की जाएगी। सबसे अंदर जो सबसे लास्ट पार्ट है इसका वो कहलाता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज द फ्लूइड पार्ट इनसाइड द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड पार्ट होता है इस पार्ट को कहा जाता है मैट्रिक्स। जैसे सेल के अंदर का लिक्विड साइटोप्लाज्म कहलाता है, वैसे ही इसके अंदर का लिक्विड क्या कहलाया, मैट्रिक्स। नाउ इस मैट्रिक्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज डीएनए। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा ऑर्गेनेली है जिसके पास अपना खुद का डीएनए होता है। डीएनए हमने कहाँ पढ़ा था, न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए का काम क्या है, सेल की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करना। तो माइटोकॉन्ड्रिया का भी अपना खुद का डीएनए होता है और इसका डीएनए कुछ ऐसा है। तो हम कहते हैं कि इसके मैट्रिक्स में सर्कुलर डीएनए है, गोल। हमारी न्यूक्लियस के सेल में जो डीएनए पाया जाता है वो धागे की तरह स्ट्रेट होता है, जबकि इसके अंदर कैसा है, गोल है। सपोज करो ये धागा है, आपने इस धागे को एंड से जोड़ दिया, तो इसमें अपना खुद का डीएनए है, प्लस इसमें अपने राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो आपको पता है कि राइबोसोम का जो फंक्शन है वो प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड है। तो इसके अलावा इसमें बहुत सारे एंजाइम्स भी पाए जाते हैं जो अलग अलग रिएक्शन में हेल्प करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब आते हैं इसके फंक्शन पे। तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है? सबसे पहला फंक्शन तो यही है कि इट synthesizes एनर्जी करेंसी कॉल्ड एटीपी। इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है, क्योंकि ये एटीपी बना सकता है। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के अलावा एक और केमिकल के बनाने में हेल्प करता है जिसको कहा जाता है फैट। फैट, यू नो, vegetable oil and ghee comes under the category of fat. So these are the two functions of mitochondria. Now I hope this is complete, and if you have any query to ask. Now moving to the second organelle, and this organelle is called as plastid. Now remember, plastid is only found in plant cell. प्लास्टिड आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा, प्लांट सेल में मिलेगा। प्लास्टिड भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कैसा होगा, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और ओवल शेप का होता है। ओवल मीन जैसे आपका अंडे का शेप होता है, बिल्कुल उस शेप का है। अब प्लांट में प्लास्टिड तीन टाइप के होते हैं। पहला प्लास्टिड है जिसे कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस। ल्यूको मीन्स जिसका अपना कोई कलर नहीं है। तो इनका मेन जो काम होता है वो है फूड सब्सटेंस का स्टोरेज करना। तो ऐसे तीन ल्यूकोप्लास्ट प्लांट में पाए जाते हैं। पहला है
एमाइलोप्लास्ट, दूसरा है इलेयोप्लास्ट एंड थर्ड इज एल्यूरोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट का काम है स्टार्च को स्टोर करना। ये किसको स्टोर करेगा? कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च को स्टोर करेगा। इलेयोप्लास्ट का काम है कि ये किसको स्टोर करता है? लिपिड या फिर फैट को। और एल्यूरोप्लास्ट का काम है कि ये किसको स्टोर करेगा? प्रोटीन को। इसका मतलब यह है कि अगर प्लांट सेल में कहीं पे एक प्लास्टिड पाया जाता है और मैं कह रहा हूं कि ये प्लास्टिड है एल्यूरोप्लास्ट, इसका मतलब इसके अंदर आपको क्या स्टोर मिलेगा? प्रोटीन स्टोर मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द ल्यूकोप्लास्ट। ये कलरलेस है, इसीलिए इनका मेन काम है स्टोरेज करना ऑफ फूड मटेरियल। नाउ द अनदर टाइप ऑफ प्लास्टिड इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मतलब होता है कलर। तो ऐसे प्लास्टिड जिनके अंदर कोई कलर पाया जाएगा, और थोड़ा स्पेसिफिकली जिनके अंदर कोई पिगमेंट पाया जाएगा एक्सेप्ट क्लोरोफिल। हरा कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल को छोड़ के कोई भी और पिगमेंट अगर पाया जाता है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी पत्तियों का कलर रेड होता है, किसी का ऑरेंज है, किसी का येलो है, तो ये सारे कलर जिन पिगमेंट्स की वजह से आते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? क्रोमोप्लास्ट। वैसे इसमें कैरोटिनॉइड्स भी आता है। सो दिस इज अबाउट क्रोमोप्लास्ट। नाउ द थर्ड इज, ये नाम आपने बहुत कॉमन सुना होगा, दिस इज कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट। नाउ क्लोरोप्लास्ट क्या है? ऐसा प्लास्टिड है जिसके अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या है? एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है। इसकी वजह से आपको लीफ का कलर कैसा दिखता है? ग्रीन। और इसका मेन काम क्या है? ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट। ये सनलाइट को सोखने का काम करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है। सो दिस वाज द जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लास्टिड। अब इसी में आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ, ये इसका लास्ट टॉपिक होगा। अब आते हैं क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर अगेन हमने पढ़ा कि प्लास्टिड कैसे होते हैं। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है प्लास्टिड। अब आपने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा था कि उसकी आउटर वॉल स्मूथ थी, इनर में फोल्डिंग थे। इसकी दोनों वॉल कैसी होंगी? स्मूथ होंगी। तो ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन और ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। इसके अंदर का जो फ्लूइड पोर्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया में उसको मैट्रिक्स कहा था, यहाँ पे उसको स्ट्रोमा कहते हैं। इट इज द लिक्विड। इस स्ट्रोमा में आपको ऐसे कैरम के कॉइन जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं। ये पूरे एक कॉइन का, पूरे कॉइन के स्टैक कहलाते हैं ग्रेना। मतलब जब आपने एक के ऊपर एक कॉइन रख दिया तो ये पूरा स्ट्रक्चर मिलके कहलाएगा ग्रेना। अगर इसका सिंगल कॉइन ले लेते हो तो ये सिंगल कॉइन कहलाता है थिलाकॉइड। इसी थिलाकॉइड के अंदर आपका क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। तो बेसिकली क्लोरोप्लास्ट में भी क्लोरोफिल कहाँ पाया जाएगा? थिलाकॉइड के अंदर। अब ऐसे अलग अलग स्टैक बने होते हैं, तो इन स्टैक को बीच में ऐसे ट्यूब का जो नेटवर्क जोड़ता है वो नेटवर्क कहलाता है स्ट्रोमा लेमिनी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, स्ट्रोमा क्या है? स्ट्रोमा इज द फ्लूइड इनसाइड क्लोरोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है वो कहलाता है स्ट्रोमा। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही इस लिक्विड में भी अपना क्या होगा, डीएनए पाया जाएगा। कैसा डीएनए होगा, सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। इसका मतलब है कि ये भी अपने बहुत सारे प्रोटीन को खुद बना सकता है। तो इसमें क्या मिला, डीएनए मिला और दूसरा राइबोसोम मिला, प्लस इसमें बहुत सारे एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि एक एंजाइम जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, रुबिस्को, वो इसी में पाया जाता है। ग्रेना क्या है, आपका स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है और इसकी एक सिंगल यूनिट कहलाती है सिंगल ओवल सैक लाइक स्ट्रक्चर। ओवल ये बिल्कुल स्पेरिकल नहीं होता है, ओवल होता है, इसलिए इसको क्या कह दिया, थिलाकॉइड। और इस थिलाकॉइड में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। नाउ कमिंग टू द मेन फंक्शन, क्लोरोप्लास्ट के दो काम हैं। पहला काम है कि ये सनलाइट को क्या करता है, ट्रैप करता है, और उसको किस में कन्वर्ट करता है, हीट एनर्जी। जैसे हम पंखा है, अगर हमने पंखे से हीटर जलाया, जैसे हमारे घर में लाइट है, आपने इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हीटर जलाया, तो आपने क्या किया, लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया, हीट एनर्जी में। सिमिलरली इसके पास भी कैपेसिटी है कि लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर सकता है, हीट में। और दूसरा, इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। रिमेंबर, अगर प्लांट अपना खुद का फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। नाउ वन लास्ट पॉइंट, आपने देखा होगा कि चाहे क्लोरोप्लास्ट हो चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, दोनों में एक सिमिलरिटी है, और वो सिमिलरिटी ये है कि दोनों के पास अपना बोथ हैव देयर, क्या है इन दोनों के पास अपना, आपने देखा दोनों में एक खास बात थी, दोनों में क्या था, अपना डीएनए था और राइबोसोम था। इसको समझो, जैसे अगर ये एक सेल है, यूकेरियोटिक सेल है, तो आपको पता है कि यूकेरियोटिक सेल में डीएनए कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर। तो किसी भी यूकेरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अलावा सिर्फ दो ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं, पहली हो गई आपकी माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरी हो गई आपकी क्लोरोप्लास्ट, जिनके पास अपना खुद का डीएनए होता है। इसीलिए ये अपने बहुत सारे प्रोटीन खुद बना सकते हैं, पर अपना काम करने के लिए इनको न्यूक्लियस के डीएनए की भी जरूरत पड़ती है। इसका मतलब इनके पास अपना डीएनए है, तो दे कैन सिंथेसाइज देयर सम प्रोटीन। सारे नहीं बना सकता, अगर सारे बना लेता तो इसको न्यूक्लियस की जरूरत नहीं थी, बट रिक्वायर न्यूक्लियर डीएनए फॉर इट्स एक्टिविटी। पर इसको अपना काम करने के लिए किसकी जरूरत है, न्यूक्लियस के डीएनए की भी जरूरत है। तो इसीलिए इन दोनों को कहा जाता है सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। सेमी मतलब आधा, दैट मीन्स पार्टली, थोड़ा बहुत, और ऑटोनॉमस मतलब होता है सेल्फ, खुद से। तो ये अपने थोड़े बहुत काम खुद से कर सकता है, मतलब इट कैन सिंथेसाइज सम ऑफ इट्स प्रोटीन, सो इट इज कॉल्ड एज सेमी autonomous organelle. And remember, only mitochondria and chloroplast have their own DNA. No other organelle has their own DNA.
So that is all for today. If you have any doubt, kindly do ask, and this is all for today. Thank you.